हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैडेट पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 1857 की क्रांति में हुए आर्थिक कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर उस समय आर्थिक कारण क्या क्या थी भारत में, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 के समय आर्थिक कारणों के बारे में। तो देखिए, आर्थिक कारणों को उस समय 3 भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे। यानी 1857 की क्रांति के समय हुए आर्थिक कारण के बारे में हम 3 भागों में उसे बांट दिए हैं। तो देखिए, आर्थिक कारण था, उसे 3 भागों में बांटा गया है। धन का निष्कासन, यानी उस समय भारत से अंग्रेजों धन का निष्कासन करके ब्रिटेन भेज रहे थे। तो क्यों भेज रहे थे, किस तरह से भेज रहे थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन। भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग जो कारखाने थे वो बंद हो रहे थे, उनका पतन हो रहा था। कैसे पतन हो रहा था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग कृषकों पर शोषण, जो किसान भारतीय थे उस पर अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से शोषण किया जा रहा था, उसकी जानकारी हम लोग आज प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, धन का निष्कासन करते हैं। तो आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। भारत के वैसे खनिज संपदा एवं धन जिसे भारत से इंग्लैंड भेजा जा रहा था। उस समय वैसे खनिज संपदा एवं धन आदि को भारत से इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जिससे भारत में आर्थिक विकास रुक गई थी और देश में गरीबी एवं बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी। आप ये कहिएगा कि उस समय धन का निष्कासन हो रहा था, तो यहाँ आर्थिक विकास, यानी आप ये सोचिए कि अभी लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है। तो देखते हैं, अगर को उत्पादन किया ही नहीं जाएगा तो उसकी बिक्री होगी नहीं होगी। और उस समय क्या होता था कि जो भी धन संपदा और खनिज संपदा या धन जो भी होता था उसे इंग्लैंड भेजा जा रहा था। तो इंग्लैंड में भेज दिया जा रहा था, तो यहाँ का आर्थिक जो विकास होना चाहिए, जैसे सड़क बनना, कुआं तालाब बनना, या तो स्कूल बनाया जाने के लिए, ये सब जो भारत में विकास होनी थी वो क्या होते रुक गई थी। और यहाँ के लोग जब यहाँ के खनिज संपदा बाहर ही चले जा रहे थे, तो यहाँ लोग को काम तो नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलने के वजह से यहाँ की गरीबी बढ़ती जा रही थी और यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे थे। यानी ये सिलसिला जो तेजी से देश में बढ़ रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। अब अगला देखिए, कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन। यानी कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन, इसको लिखिए। उस समय भारत के संसाधन एवं कच्चे माल को सीधे बंदरगाहों से ही इंग्लैंड भेजा जा रहा था। लिखिए, उस समय भारत के संसाधन एवं कच्चे माल को सीधे बंदरगाहों से ही इंग्लैंड भेजा जा रहा था और वहां मशीनों में तैयार करके उस वस्तु को भारत में, वहां मशीनों से तैयार करके उस वस्तु को भारत में सस्ते मूल्यों में बेचा जा रहा था, जिसके कारण भारत के कुटीर एवं लघु उद्योग कारखाने धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे, जिसके कारण भारत के अधिकतर लोग बेरोजगार होते जा रहे थे और तेजी से भारत में बेरोजगारी एक गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए कि उस समय ये कारखाना भारत में लगाए गए थे, कुटीर या छोटे लघु उद्योग या कारखाने लगाए गए थे। तो हमें सबसे पहले अगर कारखाना लगा रहे हैं तो उसमें कच्चे माल की जरूरी होगा ना। तब अगर कच्चा माल आपके पास उपलब्ध है, जैसे देखिए पत्थर फोड़ा जाता है तो छरी निकलता है ना, तो उसके लिए हमको सबसे पहले पत्थर होगा तब ने हम छरी फोड़ेंगे। और उसमें अगर छरी फोड़ने के लिए, समझ रहे हैं ना, छरी फोड़ने के लिए क्या करना है, मजदूर लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ क्या होता था कि भारत के बंदरगाह से ही जैसे कपास उपास कपड़े उपड़े बनाने का जो कपास का उत्पादन होता था, तो क्या करता था कि यहाँ कपड़ा का छोटे छोटे कुटीर उद्योग या तो फिर लघु उद्योग ये सब थे। तो यहाँ से क्या करते थे अंग्रेज कि बंदरगाह से ही कच्चे माल को सीधे इंग्लैंड ले जाते थे, और वहां से ही इंग्लैंड ले जाते थे और वहां जाकर उसे मिल में तैयार करते थे। तो उत्पादन वो लोग क्या वस्तु को जो बनाते थे उससे कम खर्च लगता था। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करते थे लोग कि लाठ समझते हैं ना, जो किसान लोग लाठ से अपने खेत को पटाते थे। अब देखिए बड़ा बड़ा मशीन निकल गया है तो जल्दी पटा लेते हैं, और उस समय थोड़ा सा ही पटाने के लिए हमको एक कट्ठा कितना 3 बजे ही उठ के जाना पड़ता था। अब है कि 1 घंटा में भी नहीं लगता है और हो जाता है। तो उस समय क्या होता था, ये कच्चे माल को इंग्लैंड जब ले जाते थे अंग्रेज, तो वहां पर जाकर इंग्लैंड में मशीनों में तैयार करते थे वस्तु को, ये कपड़े, और वो कपड़े को भारत में सस्ते मूल्य पर बेचते थे, और यहाँ के जो लोग थे अधिक मूल्य में बेच रहे थे, क्योंकि उसको तो हाथ से बनाना पड़ता था ना, चरखा बिनना आप लोग को पता है ना। तो हाथ से बनाने की वजह से ये लोग को ज्यादा कॉस्ट पड़ता था, तो ये लोग ज्यादा लेते थे। तो क्या सस्ता अगर मार्केट में माल आएगा तो हम सस्ते खरीदेंगे ना, हमारे पास पैसा वैसे भी नहीं है तो सस्ता ही खरीदेंगे। उसके वजह से क्या होता था कि भारत के जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के कारखाने थे वो बंद होने लगे, जिसके कारण भारत में गरीबी बढ़ने लगी। आप कैसे कहिएगा कि गरीबी या बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी, तो आप कहिएगा कैसे, तो यहाँ काम मिलेगा तब न लोग खटेंगे। अभी देखिए लॉकडाउन की स्थिति है तो किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो किसी तरह से घर में उसी तरह रह रहे हैं, तो यही कारण है। समझ गए आप लोग। तो आगे देखिए कृषकों पर शोषण, कृषकों पर शोषण, इसको लिखिए आप लोग। उस समय आने किस समय 1857 के आसपास के समय, उस समय अंग्रेजों द्वारा हर गांव में एक एक जमींदार की नियुक्ति की गई थी। उस समय अंग्रेजों द्वारा हर गांव में एक एक जमींदार की नियुक्ति की गई थी, जिसके द्वारा कृषकों पर लगे लगान को वसूले जाते थे। आने कौन वसूलते थे? जमींदार। आने कृषकों पर लगाया गया या किसानों पर लगाया गया क्या लगान वसूला जा रहा था, किसके द्वारा? तब जमींदार द्वारा वसूले जा रहे थे। अर्थात प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, यानी जैसे प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी होने के बावजूद भी जमींदारों द्वारा किसानों से कड़ाई से लगान वसूले जाते थे। अब ये समझिए अभी महामारी है भारत में, महामारी है ना पूरा। तो उस समय क्या है, अभी देखिए 3 महीना कोई किस्ती पर गाड़ी लिए हुए हैं तो 3 महीना के लिए उसको मिल गया रिलीफ कि आप 3 महीना के बाद जमा कीजिए पैसा। लेकिन उस समय अगर किसान कर्ज लिया है या तो फिर ये किसान जो लगान अंग्रेज को देते थे उसको क्या होता था कि उसे या तो बाढ़ अगर अधिक पानी भी गिरने से क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाती है। सूखा पड़ गया, सूखा अगर पानी ही नहीं गिरा तो यहाँ भारत में क्या से नहीं उपज होंगे, यानी वस्तु का उपज तो नहीं होगा, हमारी फसल तो मर ही जाएंगे। या आकार या महामारी, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए लेकिन किसानों को पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। यानी जितना लगान, मान के चलिए लगान 100 रुपया लगाया हुआ है तो वो 100 रुपया लेंगे ही। तो ये क्या करते थे जमींदार लोग, वो कड़ाई से इन लोग से वसूलते थे। आप खा रहे हैं या ना खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप हमें पैसा दीजिए। और अगर ये लोग नहीं देने से असमर्थ हो जाते थे तो ये लोग को घर से खटिया या बैल जानवर लोग रखते थे ना, बैल हल जोतने के लिए, वो या दरवाजा, ये सब उखाड़ के ले जाते थे। ये किसी तरह से इससे वसूलते थे, लेकिन वसूल लेते थे।
तो ये देखिए उस समय क्या थी कि अंग्रेजों द्वारा जो किसानों पर लगाया गया था कर, उसकी परिस्थिति ऐसी थी जैसे अगर किसान को मान के चलिए अंग्रेज द्वारा जितना भी हिस्सा, एक ही हिस्सा रखे या जितना भी हिस्सा लगाया हो, मान के चलिए 100% उन लोग से वसूला जाता था पैसा, और उसमें जमींदार को कितने मिलते थे। तो ये जमींदार है से अगर 100 रुपया कर लगा दिया 10%, आने मान के चलिए 30 रुपया अंग्रेज है जो 30 रुपया या 30% अंग्रेज है जो 100 रुपया में 30 रुपया ले रहा है अंग्रेज, 30 रुपया। तो ये 30 रुपया पूरा अंग्रेज लेता था, जमींदार थे। और जमींदार क्या करता था कि जमींदार अलग से 11% लगाता था उसी समय, जिस समय ये वसूल रहा था 30% वसूलता था, उसी समय 11% और जोड़ के किसानों से ले लेता था। आने अंग्रेज को ये कहना था कि हमें अगर 100 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया टोटल के टोटल हमको पैसा दीजिए, आप कितना लीजिएगा उससे। तो वो लोग भी क्या करते थे 11% ये किसान से ही वसूल लेते थे। तो इस तरह से अंग्रेज उस समय कर वसूली की थी। नोट में लिखिएगा आप लोग, एक अंग्रेज, नोट में जॉन, देखिए ये थॉट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये किसके द्वारा बोला गया था। तो देखिए ये क्या बोलते हैं, जॉन सुलीवन बोले हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा नदी के किनारे सभी अच्छी वस्तु को सोख लेती है और लंदन के टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। देखिए ये कौन बोले, जॉन सुलीवन, ध्यान रखिएगा ये अंग्रेजी है। तो ये बोले थे कि हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा की नदी के किनारे सभी अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और लंदन के टेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ देती है। तो इस किस लिए बोला गया था, देखिए गंगा नदी पहले क्या होता था, अभी भी ये समुद्री यात्रा यानी समुद्र से भेजा जाता था, यहाँ से माँ ट्रेन से थोड़ी भेजा जाता था, तो समुद्र से भेजा जाता था। अब समुद्र से भेजा जाता था तो गंगा नदी के किनारे वही हुगली नदी, यानी हुगली नदी पर जो बंदरगाह है उसे क्या बोला जाता है, पूर्व का लंदन भी बोला जाता था। तो वहां से गंगा नदी वही, तो वहां से गंगा नदी से क्या करती थी, बोट पर यहाँ जितनी भी संपदा, ये खनिज संपदा, ये वस्तु जो होते थे, उपज कपास, तो ये सब क्या होता था कि बोट में वही डाल देते थे, समझ गए ना। और ये इंग्लैंड चला जाता था, और इंग्लैंड में लंदन में टेम्स नदी वहां स्थित है, वहां इसे निकाली जाती थी। तो यही बोला जाता है कि जॉन सुलीवन ने बोले थे कि हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्पंज के रूप में कार्य कर रही है या करती है जो गंगा नदी के किनारे सभी अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और लंदन के टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, ये आपका आर्थिक कारण समाप्त हो गई। आज अभी देखते हैं
1857 की तत्कालीन कारण। देखिए अब ये समझिए कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था। विद्रोह तो ये देख रहे हैं कि ये सब कारण बना, जितने भी अभी तक हम लोग पीछे पढ़े वो सब कारण बने, लेकिन तत्कालीन कारण भी तो होगा किसके वजह से पूरे भारत के की जनता एकजुट होकर इस विद्रोह में साथ दिए थे। तो देखिए तत्कालीन कारण, तो तत्कालीन कारण लिखे सुअर एवं गाय के चर्बी युक्त कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। कौन सी? सुअर एवं गाय के चर्बी युक्त कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। अब आगे लिखिएगा, उस समय 1856 के पहले, उस समय 1856 के पहले भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली बंदूक उस समय लिखिएगा, उस समय यानी 1856 के पहले भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली बंदूक ब्राउन वेज थी, यानी ब्राउन वेज नाम थी। ये पूछा गया कि 1856 के पहले जो सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को बंदूक दिए जाते थे वो उसका क्या नाम था? तो कौन? ब्राउन वेज नाम था। लेकिन 1856 के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक नया बंदूक एनफील्ड जो भारतीय सैनिकों को दी जाने लगी, जिसे चलाने के लिए इसमें कारतूस को मुंह से काटकर मसाला भरना पड़ता था। किसमें? बंदूक में। यानी इसे चलाने के लिए मुंह से काटकर इसको प्रयोग किया जाता था, यानी उस मसाले को यानी बंदूक में खसा जाता था। पहले खजटिया बंदूक देखेंगे आप लोग भी, उसमें क्या होता था कि बारूद भर का रीचर खस जाता था, उसके बाद चलाया जाता था। तो यही चीज है, जो आता था बारूद वो क्या रहता था कि सील रहता था पैर, और उसको दांत से काटना पड़ता था। इतना कठोर होता था कि उसे क्या करता था, दांत से काटकर उसमें डालना पड़ता था, तो फिर उसके बाद चलाया जाता था। इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले कारतूस के ग्रिप्स में सुअर और गाय के चर्बी मिलाकर बनाया जाता था, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दोनों की धर्म संकट में पड़ गई, यानी दोनों की धार्मिक भावना पर ठेस पहुंच रही थी, जिसके कारण 1857 की विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और ये गाय एवं सुअर युक्त कारतूस जो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। तो ध्यान रखिएगा, उसमें यह चीज पूछा गया है कि लॉर्ड कैनिंग या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा कौन सी बंदूक लाई गई थी? तो इनफील्ड। लेकिन इसके पहले आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1856 के पहले या लॉर्ड कैनिंग के पहले कौन सी बंदूक भारतीय सैनिकों को दी जाती थी? तो ब्राउन वेज। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तत्कालीन कारण आप लोग को समाप्त हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं
नेतृत्व करता स्थान एवं दमन करता। देखिए 1857 की क्रांति जो हुई तो विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था उसके बारे में जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। उसके बाद किस स्थान पर कौन सा नेता विद्रोहियों का नेतृत्व किए उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और उस स्थान पर विद्रोहियों का दमन कौन से अंग्रेज अधिकारी किए उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय नेतृत्व करता थे और ये कहां से नेतृत्व किए उसके बारे में हम लोग जानकारी। तो देखिए ये दिल्ली बहादुर शाह जफर थे से दिल्ली से नेतृत्व किए थे यानी विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे जो दिल्ली के, लिखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे जो दिल्ली से विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। पूछ दे आपको क्वेश्चन में कि दिल्ली से विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बहादुर शाह द्वितीय द्वारा। बहादुर शाह द्वितीय जो एक शायर थे यानी शायरी लिखते थे, शायर थे, जिसके कारण इन्होंने कई कविताएं जफर के नाम से लिखे थे। जफर के नाम से लिखे थे, कई कविताएं जफर के नाम से लिखे थे, जिसके कारण इन्हें उपनाम यानी बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। यानी जफर के उपनाम से कविताएं लिखने के कारण ही इसे जफर भी बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं कि मुगल बादशाह कभी ऑप्शन में ही लिखता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो बहादुर शाह द्वितीय, कहीं कहीं बहादुर शाह जफर लिख देता है। तो ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह द्वितीय एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये अपनी कविताएं जो जफर के उपनाम से लिखते थे, जिसके कारण इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से निकलसन, देखिए, और निकलसन और हडसन के द्वारा गिरफ्तार हो गए। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन में कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पकड़कर या गिरफ्तार किया गया था या पकड़ लिए थे। तो ये हडसन द्वारा ये बहादुर शाह जफर को हुमायूं की मकबरा, आपको ये पूछ दे कि सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा मकबरा कौन है, तो हुमायूं की मकबरा। सबसे बड़ा मकबरा कौन है, हुमायूं की मकबरा। ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से कौन पकड़ के निकाले थे या गिरफ्तार किए थे, हडसन। और ये निकलसन से सो मारे गए थे युद्ध में, आने दिल्ली में ये निकलसन मारे गए। तब पूछा जाता है कि दिल्ली में विद्रोहियों का दमन करता अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, तो निकलसन और हडसन गए। अब आगे लिखिए, बहादुर शाह जफर की पत्नी जो बाई, ठीक है, बहादुर शाह की पत्नी का नाम जिन्नत बाई था। इसे जिन्नत बाई को जिन्नत महल या जिन्नत परी की उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर तथा इनकी पत्नी जिन्नत बाई दोनों को गिरफ्तार करके म्यांमार, उस समय बर्मा, म्यांमार को बर्मा बोला जाता था,
उस समय बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। कहा? रंगून में नजरबंद कर दिया गया था। और अभी म्यांमार की राजधानी नेतपाइता है, ठीक है ना। तो म्यांमार यानी बर्मा की राजधानी रंगून में भेज दिया गया था। देखते हैं एक गाना निकला है, हमारे पिया गए हैं रंगून, तो उसको भी देखिए, इसीलिए इसी पर से निकला है, इसी से जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर जिन्नत बाई है और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके कहा नजरबंद कर दिया गया? म्यांमार की राजधानी रंगून में, यानी बर्मा की राजधानी रंगून में ये नजरबंद कर दी गई। इसके बाद आगे लिखे, बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। कब हुई? 1862 ईस्वी में हो गई। किसकी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु। बहादुर शाह जफर मरने से पहले शायराना अंदाज में, ये शायर तो थे इसलिए शायराना अंदाज में एक महत्वपूर्ण युक्ति कही थी। वो युक्ति क्या कही थी? तो देखिए, कितना बदनसीब है तू जफर की मरने से पहले तुम्हें अपने वतन के 2 गज जमीन भी नहीं नसीब हुआ। यानी ये शायराना अंदाज में क्या कहे थे कि कितना बदनसीब है तू जफर कि मरने से पहले अपने वतन के 2 गज जमीन भी तुझे नसीब न हुआ। यानी ये जफर बोल रहे हैं। और क्या हुआ? कहा? अपने देश में तो नहीं मरे। तो देखिए, भारत में के इतिहास में वैसे 3 व्यक्ति हुए या वैसे 3 नेता हुए जो कहा मरे? दूसरे देशों में, यानी विदेश में मृत्यु हुई। जैसे ये तो देख रहे हैं बहादुर शाह जफर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? तो इनका हुआ था कहाँ? लंदन में हुआ था, ठीक है ना। अकबर द्वितीय की, यानी राजा राम मोहन राय थे से अकबर, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने की पैरवी करने गए थे लंदन, और वहीं 1833 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौता के समय उनकी भी विदेश में ही मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा कि 3 वैसे लोग हुए, भारतीय हुए, जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। तो कौन कौन हुए? तो एक ये हो गए बहादुर शाह जफर, ठीक है, राजा राम मोहन राय और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। अब देखिए, इनकी बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में स्थापित किया गया। तो ये भी कई बार पूछे गए हैं कि बहादुर शाह जफर की मकबरा कहाँ स्थापित किया गया? तो रंगून में स्थापित किया गया है। और वहां की सरकार, यानी म्यांमार की सरकार, उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। तो इसमें ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि दिल्ली के विद्रोहियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो निकलसन और हडसन द्वारा। और दिल्ली के विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? बहादुर शाह जफर द्वारा। और बहादुर शाह जफर तथा उनकी पत्नी जिन्नत बाई को गिरफ्तार करके कहाँ नजरबंद कर दिया गया था? तो रंगून में नजरबंद कर दिया गया था। तो ये सब याद रखिए, ये सब कई बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, यानी पूछे जाते हैं। और आप लोग को बारीकी से हम ये 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें एक भी को छूटेंगे। तो आगे देखिए, अगला
बहादुर शाह जफर हम लोग देख लिए। अब आगे देखिए दूसरा में नाना साहेब। नाना साहेब पूछा गया कि नाना साहेब विद्रोहियों का नेतृत्व कहां से किए थे? तो कानपुर। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां है? कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो देखिए नाना साहेब का बचपन का नाम धोंधूपंत था। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। पंत, धोंधूपंत, ठीक है ना, धोंधूपंत था बचपन का नाम। तो लिखिए नाना साहेब जो कानपुर उत्तर प्रदेश से विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। कौन? नाना साहेब नेतृत्व किए थे। नाना साहेब इस क्रांति में यानी ये 1857 की क्रांति में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय को 2 बार पत्र व्यवहार से सहायता मांगे थे। कौन? नाना साहब ने पत्र लिखे थे नेपोलियन तृतीय के पास, तो उन पे लिखे थे लेकिन सहायता नहीं मिल पाई, तो ये लिखे थे। नाना साहब, ये बहुत बार पूछा गया, नाना साहेब की राजनीतिक सलाहकार कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया है। तो कौन थे? अजीमुल्ला खां थे से नाना साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। नाना साहब ने, आगे लिखेगा, नाना साहब ने अंग्रेज सैनिकों को कई स्थानों पर पराजित किए थे, लेकिन नाना साहब चारों ओर से अंग्रेज सैनिकों से घिर जाने के कारण ये भागकर नेपाल चले गए। तो पूछा गया कि नाना साहेब भागकर कहां चले गए थे 1857 की क्रांति के समय? तो नेपाल चले गए थे। नाना साहेब के नेपाल जाने के बाद कानपुर के वैश्या या नर्तकी अजीजन बाई जो विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। तब पूछा यह भी गया कि नाना साहेब जब भागकर नेपाल चले गए तो वहां कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तब वैश्या या नर्तकी थी कौन? अजीजन बाई द्वारा ये कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था। अब देखिए इसके बाद पूछा यह जाता है कि ये कानपुर के विद्रोहियों को दबाया किसके द्वारा गया था? तो कैंपबेल ये कैंपबेल थे से कानपुर के विद्रोहियों को दमन किए थे, यानी दबाए थे। ये अंग्रेज अधिकारी थे। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक नेतृत्वकर्ता जरूर रखिएगा और उसके बाद कौन? दमन करता, अंग्रेज के बारे में जानकारी प्राप्त रखिएगा। ये कई बार यानी हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहेंगे ही 1857 की क्रांति, इसलिए बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिए। अब अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कहां से विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे? तो झांसी से। ये झांसी कहां है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। झांसी कहां भाई? उत्तर प्रदेश में। तो लिखिए रानी लक्ष्मीबाई जो विद्रोहियों को झांसी से नेतृत्व किए थे, यानी विद्रोहियों का नेतृत्व झांसी से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका या मन्नूबाई था। यानी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या क्या था? मणिकर्णिका या मन्नूबाई नाम थी। किनके? रानी लक्ष्मीबाई
के पति राजा गंगाधर राव थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण रानी लक्ष्मीबाई की कोई अपना संतान नहीं था, जिसके कारण आप लोग लिख रहे हैं ना। अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रणाली के तहत 1853 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश भारतीय राज में मिला लिया था। तो गोद निषेध प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी द्वारा। और ये झांसी को कब अंग्रेजी राज में गोद निषेध प्रणाली के तहत मिलाया था? 1853 ईस्वी में। ध्यान रखिए। तो इसीलिए यानी इनका पुत्र नहीं था, इसी वजह से क्या किया था अंग्रेज, इसे पेंशन यानी रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन देना स्टार्ट कर दिया और उसको पूरा राजपाट ले लिया था अपने अंडर। ठीक है ना। रानी लक्ष्मी आगे लिखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने एक महिलाओं की सैन्य टुकड़ी तैयार की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने एक महिलाओं की सैन्य टुकड़ी तैयार की थी। रानी लक्ष्मीबाई जो काल्पित, ये भी उत्तर प्रदेश में है, काल्पित नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी हीरोज के साथ लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त कर गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो काल्पित नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी हीरोज के साथ लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त की थी। अब आगे देखिए, हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के शहादत पर एक युक्ति बोले थे। क्या बोले थे? एक युक्ति कहे थे। ये हीरोज ये क्या बोले थे? यहां जितने भी विद्रोहियों सैनिकों की लाशें हैं जिसमें महिलाओं में एक मात्र मर्द है तो वह झांसी की रानी है। ये बोल रहे हैं हीरोज द्वारा एक कथन कहा गया है कि यहाँ जितने भी विद्रोही सैनिकों की लाशें हैं, यहाँ जितने भी विद्रोही सैनिकों की लाशें हैं, उसमें महिलाओं में एकमात्र मर्द है तो वो झांसी की रानी है। और प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कविता में लिखी थी। प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह लिखा गया था अपनी कविता में कि बुंदेलो हर बेलों में मुंह से हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बेलों में मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी पर वह तो झांसी की रानी थी। तो ये इस तरह से ये बोला गया था। तो आपको ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झांसी में यानी झांसी के विद्रोहियों का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो हीरोज, देखिएगा, हीरोज अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था। और ये वीरगति कहां प्राप्त की थी? काल्पित नामक स्थान पर। ये उत्तर प्रदेश में ही है। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही पूछा ही जाता है। कुंवर सिंह, देखिए ये कुंवर सिंह कहां थे? तो देखिए इनको ध्यान रखिएगा, ये बिहार राज्य के आरा जिला में, आरा जिला में जगदीशपुर
जगदीशपुर नामक स्थान से थे। यानी कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व विद्रोहियों को कर रहे थे? बिहार राज्य के आरा जिले में जगदीशपुर गांव से थे विद्रोहियों का नेतृत्व। तो लिखिए, कुंवर सिंह जो बिहार राज्य के आरा जिला में जगदीशपुर गांव से विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। अंग्रेजों ने, आगे लिखिएगा, अंग्रेजों ने कुंवर सिंह की जमींदारी को छीन ली थी, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह कर दिए थे। कुंवर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह, कुंवर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी। कुंवर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी सेना का गठन की थी। तो ये भी पूछा गया कि मुक्ति वाहिनी सेना की गठन किसने की थी? तो कुंवर सिंह ने की थी। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय। तो कुंवर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी और इन्होंने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कई स्थानों पर अंग्रेज सिपाहियों को पराजित की थी। कुंवर सिंह के दाएं हाथ में गोली लग जाने के कारण कुंवर सिंह ने अपनी दाएं हाथ को काटकर गंगा में अर्पित कर दिए। देखिए, ऐसे उस समय 1857 की क्रांति के समय में क्रांतिकारी या वीर थे कि अपना हाथ को भी काट कर फेंक देते थे। तो देखिए, उनका गोली जब लग गया था दाएं हाथ में, तो अपने हाथ को काटकर कहां डाल दिए थे? तो ये डाल दिए थे गंगा में, अर्पित कर दिए थे। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हो गई थी। ये बिहार में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858। और कुंवर सिंह की जयंती यानी जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल को इनकी जयंती भी मनाया जाता है। कुंवर सिंह की जयंती कहां पर? बिहार में मनाई जाती है। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के सबसे वयोवृद्ध क्रांतिकारी थे, यानी सबसे उम्रदार व्यक्ति थे 1857 के क्रांति के। कौन? कुंवर सिंह थे। अब देखिए, बिहार में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा, यानी यहां पर आरा जिला जगदीशपुर में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा ये विद्रोह को दबाया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसको, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। यानी बिहार से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोहियों का दमन किया था? विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। ये जरूर याद रखिएगा, ये विद्रोहियों को दमन करता कौन अंग्रेज थे। अब आगे देखिए, अगला देखिए, हजरत महल, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा पत्नी थी। बेगम हजरत महल जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा पत्नी थी। आप लोग कंटिन्यू लिख ले चलिए। जो आनी बेगम हजरत महल ने अपनी अल्प आयु पुत्र कादिर अपने अल्प आयु पुत्र बिरजिस कादिर को अवध के नवाब घोषित करके विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। ये भी नाना साहेब की तरह चारों ओर से अंग्रेजों से घिर जाने के कारण भागकर कहां चली गई थी? नेपाल चली गई थी। कौन? ये बेगम हजरत महल।
नेपाल चली गई थी। अब आगे लिखिएगा, बेगम हजरत महल के नाम पर एक पार्क बनाया गया है। और एक पार्क बनाया गया है, कहाँ बनाया गया? लखनऊ में पार्क है। बेगम हजरत महल के नाम पर एक लखनऊ में पार्क है। और देखिए यहाँ पर आने अवध, ये अवध आप पूछा गया, अवध में किन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अवध को ये विद्रोहियों का दमन किया गया था? तो कौन कौन थे? देखिए कैंपबेल, इसके बाद ऑटम हैकलॉक। देखिए कैंपबेल, ऑटम, हैकलॉक, ये तीनों थे अंग्रेज अधिकारी जो अवध में विद्रोहियों का दमन। ये कितनी शक्तिशाली बेगम हजरत महल थी और इतना तेजी से विद्रोह हुआ कि ये तीन अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी को यहाँ आना पड़ा इनको दबाने के लिए, आने अवध में विद्रोहियों को दबाने के लिए। अब अगला देखिए, तकिया टोपे। अगला है नेतृत्व करता तकिया टोपे। तो ये कहां से किए थे? ग्वालियर। ये ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में भाई, याद रखिएगा, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो तकिया टोपे जो लिखे, तकिया टोपे जो विद्रोहियों का नेतृत्व ग्वालियर मध्य प्रदेश से किए थे। इनका बचपन का नाम, तकिया टोपे का बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है। तकिया टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तकिया टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। किनका नाम? तकिया टोपे का नाम। अब आगे लिखे, तकिया टोपे ने कानपुर नामक, कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कानपुर नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी विंडहोम को पराजित किए थे। ये भी पूछा गया है कि तकिया टोपे किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किए थे? तो विंडहोम, अंग्रेज अधिकारी को विंडहोम अंग्रेज अधिकारी को पराजित किए थे। आगे लिखिए, तकिया टोपे भी चारों तरफ अंग्रेजों से घिर जाने के कारण ये नाना साहेब की तरह ही नेपाल भाग कर चले गए। याद रखिएगा, ये है कि 1857 की क्रांति में जितने भी नेता अगर भागे तो कहां भागे? नेपाल भाग के गए। तो कोई भी नेता के बारे में अगर पूछा जाए तो बोल दीजिएगा नेपाल। समय नेपाल सामने है ना, तो इसीलिए जितने भी नेता भागे सो कहां भागे? नेपाल, या नेतृत्व करता कहां भागे? नेपाल भागे। तो तकिया टोपे विंडहोम को कानपुर नामक स्थान पर पराजित किए थे और ये चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर जाने के कारण नेपाल भाग गए थे। लेकिन तकिया टोपे के गद्दार मित्र मान सिंह, तकिया टोपे के गद्दार मित्र मान सिंह जो तकिया टोपे को अंग्रेजों से पकड़ा दिए, जिसके कारण तकिया टोपे की फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में शिवपुरी, ये उत्तर प्रदेश में है, शिवपुरी नामक स्थान पर फांसी दे दी गई। ये ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोहियों को दमन किया था? ग्वालियर। अब ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा विद्रोह का दमन किया गया था? तो हीरोज। किसने? हीरोज द्वारा किया गया था। यानी झांसी और ग्वालियर से हीरोज किया था। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है बार बार कि 1857 की क्रांति में अंतिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी दिया गया था? तो तकिया टोपे थे अंतिम। और प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी दिया गया था? यानी सैनिक क्रांतिकारी कौन थे? तो कौन थे? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में
पहली बार हाँ ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में प्रथम फांसी किस क्रांतिकारी को दिया गया था? मंगल पांडे के अंतिम तृतीय टोपे को। तो दोस्तों हम आगे आर्य ये नेतृत्व करता या स्थान के बारे में जो बचे हुए हैं अगले क्लास में हम इसको करेंगे। दोस्तों देखिए कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए।